First of all, good evening everyone. Welcome to the day session of this C++ Basics course. जितना भी हमने इससे पहले करा इस कोर्स में आई थिंक आप सबको आप सबने वीडियोस देख ली होंगी या फिर जो जिन्होंने इस सेशन अटेंड करा था उनको सारा कुछ उन्होंने रिवाइज कर लिया होगा। तो आज हम अपना सबसे पहले तो जो हमने पुराना डिस्कस करा है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस लेक्चर में लास्ट में करा था स्ट्रक्चर वाला पार्ट। आप काफ़ी लोगों को ध्यान होगा कि हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाने का रीज़न क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस करा था। ओके, तो हम अपने उसी पार्ट को आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Is my screen is visible to all? Yes sir. Okay. Yes sir. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जो VS कोड है उसको ओपन कर लेता हूँ और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहले अपने अपनी फाइल एम्प्टी ले लिया। अब इसको बेसिक से कोड करना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा आता है, सबसे पहले हमारा काम आता है हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। इंक्लूड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे conio.h सबसे पहले करता हूँ iostream.h को iostream। उसके बाद हम करते हैं हमारी जो कोनियो फाइल है, कोनियो में जैसे कि आपको पता होगा हमारे जो get.ch फंक्शन है वो सब उन सब की डिक्लेरेशन हमारी conio.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने करा था कि हम एक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सपोज हम लास्ट वाले को ही कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें लिखना पड़ता है पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड struct, उसके बाद जो भी आपका स्ट्रक्चर का नेम होगा आपने वो देना है। लेट्स सपोज मैं इस केस में ले लेता हूँ मेरा जो स्ट्रक्चर का नेम है दैट इज बुक, और मैं अपने इस स्ट्रक्चर को अब यहाँ से डिफाइन करना शुरू करूँगा। अब सबसे पहले लास्ट टाइम जैसे कि हमने देखा था हमने कुछ वैल्यूज़ बनाई थी बुक की आईडीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं बुक की एक बुक आईडी है जो इंटीजर टाइप की है। उसके बाद बुक का एक नेम होगा जो हम उसका टाइटल देंगे जो कि हमारा कैरेक्टर टाइप का होगा। और उसके अंदर फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दो, जूम कर दो। चलो मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। क्लियर है आपको? तो थोड़ा सा और कर दो, छोटा दिख रहा है अभी ना। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा बड़ा हाँ है। जी, बस ओके, तो आई थिंक अब ये सबको विजिबल होगा। ठीक है, हमारे कोड में हम एक चीज़ हम लगाना भूल गए थे, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं दैट इज यूजिंग नेम स्पेस। एंड नेम स्पेस को हम दे देते हैं std, ये हम पास कर देते हैं नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद नेम स्पेस यूज़ करने के बाद जो हमारा जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं सी इन सी आउट वाले वो हमारे वर्क करना शुरू कर देंगे। इसमें एक चीज़ हो रहा है, स्ट्रक्चर के लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। उसके बाद हमने जैसा कि अभी तक डिस्कस करा हमने इसको एक बुक आईडी दे दी, एक हमने टाइटल नाम का वेरिएबल बना दिया। लास्ट हम बना लेते हैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल, और फ्लोट क्या होगा, फ्लोट के अंदर इस बुक का जो है प्राइस हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है गाइज, उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे। फंक्शंस फॉर एग्जांपल हमारे इनपुट टाइप के और आउटपुट टाइप के। लेट्स सपोज हम यहाँ पर अभी फंक्शन उनको बनाते नहीं हैं और इस स्ट्रक्चर को जो हमने क्रिएट करा है उसको हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए हम अपना सबसे पहले मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, अगर मान लिया हमें इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था एक डिफरेंस हमारा सी और C++ में था, हमें शुरुआत में स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जो हमारा C++ में कंपल्सरी था। यहाँ पे अगर हमें जो हमारा बुक नाम का एक बनाना है इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बुक को लिखेंगे और उसके बाद जो जिस नाम का वेरिएबल हमें बनाना है बुक डेटा टाइप का वो हम बना लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हम b1 नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने देखा था अगर मान लिया b1 हमने वेरिएबल बनाया है तो b1 के अंदर क्या, b1 की हमारे पास एक बुक आईडी भी होगी, उसका एक टाइटल भी होगा, उसका एक प्राइस भी होगा।
यहाँ पर B1 हम जानते हैं, जब भी हम B1 बनाते हैं तब जाके वो हमारी जो मेमोरी है वो कंज्यूम करता है। यहाँ पर जो हमने क्लास बनाई वो हमारी मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगी जब तक हम उस क्लास का एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो, एक ऑब्जेक्ट जब तक हम उस क्लास का नहीं बनाएंगे। हमारा क्लास जो है वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं वो मेमोरी कंज्यूम करता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर B1 है, तो मैं B1 डॉट करके और इसकी बुक आईडी को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ और इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू डाल सकता हूँ। लेट्स सपोज 45 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक दोबारा से एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, B2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बुक क्लास का। सिमिलरली मैं यहाँ से भी क्या है B1 नाम जो मैं B2 दूंगा उसकी भी मैं बुक आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ और उसके अंदर भी मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। यहाँ से हमें सेमीकोलन लगाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एज अ सिंटेक्स हमारा यूज होता है इसमें। ओके, तो आप इस एक चीज़ में ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या करा, बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने उसके दो वेरिएबल्स बनाए और हमने दोनों को हमारे जो मेन फंक्शन है उसको एक्सेस कर लिया। अब मान के चलो कि ये हमारा एक बहुत ही बड़ा सा कोड है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हमारे 4-5 जो डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा एक डेवलपर बना रहा है और मेन फंक्शन जो है हमारा कोई और डेवलपर हैंडल कर रहा है, ठीक है। और लेट्स सपोज यहाँ पर बुक आईडी है और बुक आईडी में हम क्या देते हैं, जो हमारा डेवलपर है उसने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, वो चाहता है कि यहाँ पर मेरी बुक आईडी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव ना हो, वो इसको एक तरह से बाउंडेशन में रखना चाहता है कि यहाँ पर जो मेरी बुक आईडी की वैल्यू है नेगेटिव ना हो। और लेट्स सपोज उसने एक फंक्शन बना दिया हमारा इफ नाम का, कि एक लूप बना दी उसने। इफ क्या, जब भी मेरी बुक आईडी जब भी मेरी लेस देन 0 होगी तो क्या करेगा, उसके बाद इसके अंदर क्या करेगा, वो क्या कर देगा, जो भी मेरी बुक आईडी है उसके अंदर सेव कर देगा नेगेटिव ऑफ बुक आईडी। तो इस करके उसने क्या कर लिया, यहाँ पर उसने क्या कर लिया, यहाँ पर जो है उसने माइनस लगा के उसका जो माइनस साइन है, अगर मान लिया नेगेटिव वैल्यू तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका यहाँ से है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो उन्होंने एक फंक्शन बनाया, लेकिन अगर मान लिया मैं यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल नहीं करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्टली माइनस में इसको एक्सेस कर देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से तो मैंने अपनी माइनस वैल्यू एंटर करा दी। और जबकि अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप का फंक्शन बनाता और उसके अंदर क्या करता, मैं यहाँ पर वैल्यू लेता कि यहाँ पर मेरी सी इन कराओ, इनपुट कराओ यूज़र से क्या, बुक आईडी मैं इनपुट करा रहा हूँ और उसके बाद इस फंक्शन को अगर मैं इसके अंदर कंट्रोल एक्स करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर मेरा ये वॉइड टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सी इन वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ बुक आईडी की, अगर बुक आईडी की वैल्यू मेरी नेगेटिव है तो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कर दे। बट मान के चलो कि मैंने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल ही नहीं करा, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली नेगेटिव वैल्यू असाइन करा दी, तो ये एरर हो गया। मतलब बुक नाम का एक किसी और डेवलपर ने बनाया और मेन टाइप का जो यहाँ पे फंक्शन है किसी और डेवलपर ने बताया। तो यहाँ पर जो ये प्राइवेसी है ये हमारी लीक हो रही है C++ लैंग्वेज में। तो इस प्राइवेसी को मेंटेन कैसे करा जाए, इसके लिए C लैंग्वेज में हमारे पास कोई भी रूल नहीं था, बट यस C++ के अंदर हमारे पास एक रूल है। हम स्ट्रक्चर के कोई भी जो हम वेरिएबल्स या फिर फंक्शन बनाते हैं उसको हम पब्लिक या प्राइवेट बना सकते हैं। लेट्स सपोज अब पब्लिक प्राइवेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट लिखेंगे और एक कोलन लगाएंगे। तो प्राइवेट लिखने के बाद जितने भी हमारे यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं वो सारे जो है प्राइवेट टाइप के बन जाएंगे। मीन्स अब प्राइवेट का मतलब क्या है, प्राइवेट का मतलब ये है, अगर मान लिया मैं इसमें इस बुक आईडी को प्राइवेट बनाता हूँ तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर है बुक नाम का, इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं सिर्फ वही इस बुक आईडी को यूज़ कर पाएंगे, कोई बाहर वाला फंक्शन इस बुक आईडी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके गाइस, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब नाउ यहाँ पर मैंने तो इस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन भी जो है अपना प्राइवेट बना दिया, बट यस मैं तो चाहता हूँ कि हमारा फंक्शन यूज़ हो। फंक्शन यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर B1 डॉट जो भी हमारा फंक्शन है, लेट्स सपोज हमारा यहाँ पर नेम इनपुट है, इनपुट को मैं कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट हम पब्लिक बना देंगे। अब यहाँ पर जो पब्लिक और प्राइवेट हम यूज कर रहे हैं इनको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। रिमाइंड कर रहा हूँ दोबारा से, याद रखना, इसको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब जो है मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बुक आईडी, टाइटल और प्राइस को मैंने क्या कर दिया है, मैंने इसको बना दिया है प्राइवेट टाइप का। और जो मेरा इनपुट टाइप का फंक्शन है उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने बना दिया पब्लिक टाइप का। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ b1 डॉट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बुक आईडी करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर मेरे को एरर दे देगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने 54 कुछ भी डाल दिया है और मैं जो है लेट्स सपोज मैं अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ अपने डेव सी प्लस प्लस में। डेव सी प्लस प्लस में इसको रन करने का मीनिंग ये है क्योंकि यहाँ पर जो हमने अपग्रेडेड कंपाइलर यूज़ करा है जीसीसी का 12th वर्जन, उसमें हमारा जो कंपाइलेशन एरर आता है जब भी हम एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, सोर्स फाइल, और यहाँ पर जो अपना सारा का सारा कोड जो है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। I think it is visible to everyone. Is there anyone who is not able to see this code? Anyone is facing any issue? No, Is there sir. anyone? I think ये सबको क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख लेते हैं हमारा सारा कुछ यहाँ पर कोड एकदम सही चल रहा है। बुक नाम का हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद प्राइवेट में हमने इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट आइटम्स डाल दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को हमें कंपाइल करते हैं अपने कोड को। तो पहले मैं इस फाइल को अपनी को सेव कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ नेम try1 डॉट cpp नाम से। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं कंपाइल करने के लिए ट्राई करता हूँ में कंपाइल। यहाँ पर मेरी कुछ एरर्स मेरे को शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेरा सी के अंदर मेरे को, अच्छा हमने क्या करा, ऑपरेटर गलत लगाया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कोड को दोबारा से कंपाइल करता हूँ। उसके बाद लास्ट में मेरे को ना एक एरर देता है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट जो बुक आईडी है, बुक आईडी को मैं यहाँ से एक्सेस कर ही नहीं सकता। बुक आईडी इज प्राइवेट है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से क्या है, हम जो अपनी डेटा को सिक्योर कर सकते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो हमारा इसको ना एक्सेस कर सके। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, पब्लिक एंड प्राइवेट, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। किसी को भी कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं इससे। Is there anyone doubt? Can we move further? सर इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट और पब्लिक? देखो, प्राइवेट और पब्लिक को मैं दोबारा से क्या देता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक को हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये हमें एक्सेस देते हैं। एक्सेस पब्लिक है, हमें किस चीज़ का एक्सेस दे रहा है, हमें इनपुट का एक्सेस दे रहा है कि हम इनपुट फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट क्या है, हमें एक्सेस नहीं दे रहा है कि हमारा जो बुक आईडी है, टाइटल, प्राइस है, वो उसका एक्सेस दूसरे फंक्शंस को नहीं देता है जो भी हमारे स्ट्रक्चर के बाहर डिफाइंड है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, जो हमने इंटीजर वैल्यू ली है बुक आईडी, वो Yes. हमने दूसरे फंक्शंस में लगा दी है, लाइक इंट मेन हमने नीचे लिया है हाँ और उससे जी। पहले हमारा वॉइड इनपुट है। वॉइड इनपुट किस लिए यूज होता है और इंट मेन में क्या डिफरेंस है सर? देखो, वॉइड इनपुट क्या है, यहाँ पर हमने एक इनपुट टाइप का फंक्शन बनाया है। इनपुट टाइप का फंक्शन क्या कर रहा है, हमसे बुक आईडी ले रहा है, ठीक है। और दूसरा आप क्या कह रहे थे, दूसरा आपने क्या बोला था, इंट मेन के बारे में पूछा इंट था। मेन। अच्छा, इंट मेन। अब इंट मेन में अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट अपना जो फंक्शन है इसको यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक बना रखा है। बट अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ क्या, हमारा जो बुक आईडी है उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मेरे को एक्सेस करना है बुक आईडी, तो मैं क्या लिखूँगा, b1 डॉट बुक आईडी एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर अगर मान लिया मैं कोई 67 वैल्यू देता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा। एरर क्यों देगा, एरर इस बेस पे देगा क्योंकि मैंने जो अपना बुक आईडी का वेरिएबल इस स्ट्रक्चर में डिफाइन करा है वो मेरा प्राइवेट है। और प्राइवेट जो भी मैं बनाता हूँ उसको मैं इस स्ट्रक्चर की बॉडी के बाहर, यहाँ पर जो मेरी स्ट्रक्चर की बॉडी खत्म होती है इसके बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। सर पर बाद में तो आपने इसको पब्लिक कर दिया था, तो ये फिर चेंज क्यों नहीं हुआ? किसको पब्लिक करा मैंने? आपने पहले प्राइवेट लिया इंट बुक आईडी को, फिर उसके नीचे आपने पब्लिक कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो बुक आईडी जो है पब्लिक हो जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर आप कह रहे हो। हाँ जी Well, वॉइड के अंदर।
आई थिंक मैं इस बात को क्लियर करता हूँ आपकी। यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप, पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनो। पब्लिक और प्राइवेट हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी चीज़ को प्राइवेट बनाते हैं, तो प्राइवेट बनाने से क्या होता है, जब भी मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने इस बुक आईडी को प्राइवेट बनाया, तो इस बुक आईडी को, इस जो हमारा स्ट्रक्चर बुक है, इसके अंदर के सारे फंक्शंस, सारे वेरिएबल एक्सेस कर पाएंगे। कहने का मतलब बुक आईडी है, यह हमारा जो इनपुट फंक्शन है इसको एक्सेस कर सकता है। इनपुट फंक्शन बुक आईडी को एक्सेस कर सकता है। बट यस, मैं अगर मान लिया इस स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ B1 नाम से, और B1 के थ्रू अपने मेन फंक्शन के अंदर इस बुक आईडी को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो बुक आईडी एक्सेस मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्राइवेट स्पेसिफायर यूज करा है। अब पब्लिक का केस ऐसा है, पब्लिक के केस में मैं अपने फंक्शंस के अंदर तो यूज कर सकता हूँ, बट यस, जो मेरे दूसरे वेरिएट, जो हमारे दूसरे फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है जो हमारे स्ट्रक्चर से अलग है, तो उसमें भी क्या है, मैं जो अपना इनपुट फंक्शन है उसको यूज कर सकता हूँ। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पर अगर मान लिया मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, बुक आईडी मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बुक आईडी को एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं बुक आईडी को यहाँ पब्लिक के नीचे डिफाइन करता, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन करा है, अगर मैं इसको पब्लिक के नीचे करता तब मैं यहाँ अपने मेन फंक्शन से इसको यूज़ कर सकता था। बट यहाँ पर फिलहाल मेरा ये चीज़ प्राइवेट के अंदर है, तो इसलिए मैं अपना मेन फंक्शन के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। नाउ इज दैट क्लियर टू यू देवांश? यस सर। ओके, तो ठीक है, हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट सेशन के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है क्लासेस का, क्लासेस और स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमारा डिफरेंस क्या होता है क्लासेस और स्ट्रक्चर में। हमारा क्लासेस और स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें, हमारी कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी स्ट्रक्चर की होती हैं, वो होती है हमारी पब्लिक। इट मीन्स अगर मान लिया हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है, तो हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रहेंगी। बट क्लास में ऐसा नहीं है, क्लास में हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी प्राइवेट रहती हैं। अब ना यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट आता है कि अगर मान लिया सिर्फ एक ही डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट का, वो तो हम अपना पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर भी अपना रिजोल्व कर रहे थे, तो हमें क्लासेस बनाने का एक नया कंसेप्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। नाउ हमारा जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट लाने की इसलिए ज़रूरत थी, हम पहले स्ट्रक्चर करते थे, स्ट्रक्चर हमारा सी लैंग्वेज के अंदर था, हमने जस्ट उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशंस करी और हमारी C++ लैंग्वेज में हमने उसका एक नया वर्जन निकाल दिया, ठीक है। बट क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही पूरा स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है। क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट, क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही नया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही फॉलो करा जाता है। अब क्लासेस अगर मान लिया हमारा कोई भी एक चेंज आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, अगर हम कोई चेंज लाते हैं तो सारा का सारा चेंज जो होगा हमारा क्लासेस के थ्रू आएगा। तो क्लासेस हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है वो मेन पार्ट को फॉलो करता है। अब जैसे ही हम जावा लैंग्वेज की बात करते हैं, जावा भी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा के अंदर भी जो भी अगर हमारा कोई चेंज लाते हैं हम क्लासेस के थ्रू ही लाते हैं। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट C++ के अंदर बिल्कुल नया है, हम इसको आगे अपने आने वाले जितने भी कोड होंगे, हम स्ट्रक्चर की जगह हम क्लास का जो हम क्लास है हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ आगे मूव करने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अपने कोड के ऊपर वापस से आता हूँ और इस सारे कोड को लेट्स सपोज मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दोबारा से अपनी जो हेडर फाइल्स है उसको इंक्लूड कर देता हूँ स्ट्रिंग, एंड मैं सेकंड में करता हूँ हमारी #include .new.h। ओके, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं यूजिंग नेमस्पेस std। अब नाउ उसके बाद अगर मान लिया हमें स्ट्रक्चर एक बनाना होता था, तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते थे। अगर हमें कोई क्लास बनानी है तो क्लास के लिए हम क्या करते हैं, क्लास के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और जो भी हमें नाम देना है, फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको नाम दे देते हैं कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नाम की कोई भी हमने क्लास बना ली लेट्स सपोज, और हमने इसका क्या करा, हमने इसको स्टार्ट कर लिया क्लास को जस्ट कर्ली ब्रेसेस लगा के, जैसा कि हम स्ट्रक्चर के अंदर करते थे,
और यहाँ पर जो हमारे जितने भी हम बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स बनाएंगे, लेट्स सपोज मैंने 2 वेरिएबल बनाए, इंट ए और इंट बी नाम के, तो यहाँ पर ये हमारे क्या होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमें प्राइवेट होंगे। इसके लिए हम अगर यहाँ पर चाहें तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाएं, चाहे ना लगाएं, वो हमारा इनडायरेक्टली प्राइवेट ही रहेगा। अगर मान लिया हमें कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स सपोज यहाँ पर भी मैं एक इनपुट टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ को इनपुट करा रहा है। इनपुट कराने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए और बी की वैल्यू, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इनपुट करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हटा भी देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है प्राइवेट ही रहेगा। उसको पब्लिक बनाने के लिए हमें जो पब्लिक स्पेसिफायर है वो यहाँ पर नेसेसरी हो जाता है यूज़ करना। ओके, और यहाँ पर हम चाहें तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए प्राइवेट लिख भी सकते हैं, इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। और नॉर्मली जब भी हम आगे कोड करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राइवेट लिखना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी लाइंस का कोड जो है कम करना है, अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो यहाँ पर आप प्राइवेट हटाओ चाहे ना हटाओ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो ये मेमोरी है ये उतनी ही कंज्यूम करेगा, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ये कवर नहीं करेगा। ओके, तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और इसको मैं इनपुट करा देता हूँ। इनपुट की जगह लेट्स सपोज हम इसका कुछ अलग से नाम रखते हैं, हमने इनपुट बहुत बार यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज सेट डेटा करके, कि यहाँ पर ये मेरे डेटा की वैल्यू सेट करेगा और इसमें जो मैं है एक वैल्यू जो है इनपुट करा पाऊँगा, किसकी, हमारी जो ए है और बी है। ओके, और सेट डेटा में मैं क्या पास कर रहा हूँ, सेट डेटा में मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, दोनों जो है इंट टाइप की वैल्यूज़ मैं इसके अंदर रिसीव करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल जो सेट डेटा है, यहाँ पर मेरे को इंट है तो इंट की वैल्यू हमें एक्स और इंट की वैल्यू हमें किसी वाई के वेरिएबल के अंदर इनपुट करानी पड़ेगी। और मैं यहाँ से सी इन हटा देता हूँ, हम जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे जो हमारे ए और बी है। ए और बी के अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो एक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी ए की वैल्यू, ए की सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर ए की वैल्यू हम जो है, जो एक्स की वैल्यू है उसको हम ए के अंदर डाल देते हैं, और जो हमारी वाई की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, वो हम बी के अंदर डाल देंगे। ओके, नाउ हमारा ये सेट डेटा फंक्शन क्लियर है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक डिस्प्ले के लिए और बना देते हैं। तो डिस्प्ले के लिए हम बना देते हैं शो डेटा। शो डेटा के अंदर हमें क्या करना है, शो डेटा के अंदर हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल अपना सी आउट एक स्टेटमेंट लिखते हैं शो डेटा के लिए। उसके लिए हमारी क्या होगी, लेट्स सपोज पहले तो मैं इसको अपनी जो नेक्स्ट लाइन है उसके लिए मूव करता हूँ, उसके लिए हम एन एल लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं हमारी स्ट्रिंग वैल्यू, दैट इज़ ए इक्वल टू, हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, वो हम ए की वैल्यू इसके अंदर प्रिंट करा देंगे। उसके बाद दोबारा से एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, लेट्स सपोज इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराते हैं तो एंड एल। उसके बाद जो हमारी बी की वैल्यू है, और हम जो फाइनली अपनी बी की वैल्यू है उसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों फंक्शन इसके अंदर बना लिए हैं अपने पब्लिक के अंदर, जो सेट डेटा और शो डेटा। अब जो है मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करूँगा। मेन फंक्शन मैंने अपने बनाया, उसके अंदर मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने, हमारी क्लास का नेम है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नाम का हमने एक क्या करा, कॉम्प्लेक्स नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, दैट इज C1 लेट्स सपोज। ओके, नाउ C1 के अंदर अगर हमें वैल्यूज डालनी है तो हम सेट डेटा फंक्शन को यूज़ करेंगे। सेट डेटा, तो यहाँ पर हम सेम C1 डॉट लगा के हम जो सेट डेटा फंक्शन है उसको हम यूज़ कर लेंगे, और इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देते हैं, लेट्स सपोज 3, 4, हम दो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर पास कर देते हैं। और उसके बाद हम दोबारा से शो डेटा जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। इसके अंदर हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारी C1 के जो हमारे ए और बी होंगे उनकी वैल्यू जो है हमारा शो डेटा ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, C1 के जो ए और बी है, अगर मान लिया मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C2 नाम से, तो यहाँ पर C2 के भी अलग से ए और बी होंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ मैंने यहाँ पर सेट डेटा और शो डेटा दोनों अपने कर लिए यूज़।
उसके बाद मैं लास्ट में अपना एक फंक्शन लगा देता हूँ गेट सी एच का, और यहाँ पर अपने कोड को जो है मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल, इट इज शोइंग मी एन एरर। ओके, यहाँ पर मैंने एक सेमीकोलन नहीं लगाया, और एक रिटर्न स्टेटमेंट भी हम डाल देते हैं कि हम इसको कुछ भी जो है रिटर्न नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कंपाइल करता हूँ अपने कोड को, सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो चुका है। उसके बाद मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है सक्सेसफुली प्रिंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे कि 3 और 4 वैल्यू पास करी, तो हमारी ए और बी के अंदर आ गई, और शो डेटा ने क्या करा, हमारी ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। ये सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर यस सर, ये आपने इंट में गेट सी एच फंक्शन क्यों डिक्लेयर किया? ये तो हमने ऊपर बनाया ही नहीं, ये कैसे आ गया? ये गेट सी एच फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जो गेट सी एच फंक्शन है, इसकी डिक्लेरेशन हमारी conio.h हेडर फाइल्स के अंदर होती है। अब ये गेट सी एच फंक्शन काम क्या करता है, ये हमारा स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। अगर मान लिया हम ये गेट सी एच फंक्शन जो यहाँ पर नहीं लगाते हैं, तो हमारा जो ये फंक्शन है, कोड है, ये रन हो जाएगा और हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन यूज़ करते हैं। सर एक बार ये गेट सी एच फंक्शन हटा के कोड चलाना एक बार। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर जो अपना गेट सी एच फंक्शन है आपको यहाँ पर हटाकर, ये हमारी try1.cpp फाइल है, और आई थिंक ये हमारी जो है डेस्कटॉप के ऊपर सेव होगी। मैं इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, और लास्ट में यहाँ पर अपना try1.cpp आप देख सकते हो मेरा कोड चला और रन भी हो गया, और मेरे को पता भी नहीं चला। अगर आपको दोबारा दिखाऊँ गेट सी एच लगा कर, यहाँ पर मैं यहाँ पर गेट सी एच यूज़ करता हूँ और इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ अपने कोड को, और यहाँ पर अब दोबारा से मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रन करने के बाद ये मेरी स्क्रीन जो है ये होल्ड करके रखा हुआ है। यस आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि हम गेट सी एच फंक्शन यूज़ भी करते हैं। हमारा इसके अंदर एक और फंक्शन होता है, दैट इज़ क्लियर स्क्रीन। उसके लिए हम यूज़ करते हैं CLR यहाँ पर हमारा क्लियर स्क्रीन क्या करता है, अगर हमारी स्क्रीन में अगर कुछ भी पहले से टाइप है, इनपुट है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है। यहाँ पर हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन को, मैं इसको इसलिए हटा देता हूँ। ओके, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ हमने क्या करा, आपने एक रूल तो पता कर लिया कि जैसे हम यहाँ पर क्या हम प्राइवेट करते हैं अपने कीवर्ड्स को, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करते हैं। इट मीन्स अगर मान लिया हमारा डेटा लॉस कहीं से होने वाला है, कहीं भी हमारा लूप होल है, तो हम उसको मेंटेन करते हैं, हमारा जो डेटा चोरी होने का खतरा यहाँ से कम हो जाता है। तो नाउ उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर हमने एक C1 नाम का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर एक हमने C2 नाम का वेरिएबल बनाया। आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। C1 और C2 हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। नाउ अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अगर यहाँ पर C1 इक्वल टू C2 लिख देता हूँ, तो ये क्या मेरा सही होगा? इट मीन्स ये है, लेट्स सपोज मैं इन वैल्यूज़ को उल्टा कर देता हूँ। हमारी C1 के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो जो C2 की जो हम C1 की वैल्यू है वो हम C2 के अंदर डाल रहे हैं। क्या हम डायरेक्टली ये वैल्यूज़ डाल सकते हैं? कोई भी आंसर कर सकता है। इज देयर एनीवन हु कैन आंसर दिस? कोई बात नहीं, आपको एक ऑप्शन दो ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको दो में से एक चूज करना है। क्या हम C1 की वैल्यू डायरेक्टली C2 के अंदर डाल सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर लगा के? कोई भी आंसर कर सकता है। ओके, यहाँ पर हम C1 की वैल्यू जो है C2 के अंदर डाल सकते हैं डायरेक्ट इक्वल टू ऑपरेटर लगा के। तो वो तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना, C2 इक्वल टू C1। कंपैरिजन के लिए हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं, यूज होता है। कंपैरिजन के लिए डबल डबल इक्वल इक्वल टू होगा। सिंगल के लिए हमारा जस्ट हम क्या करते हैं, जो हमने C1 की वैल्यू है C2 के अंदर डाल दी है, तो इससे क्या होगा, 3 जो है यहाँ पर C2 के जो A है उसके अंदर 3 चला जाएगा, और 4 जो है वो हमारा C2 का जो 4 है उसके अंदर C2 का जो B है उसके अंदर 4 चला जाएगा। नाउ यहाँ पर लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल सोचो कि यहाँ पर मैंने C3 नाम का एक और वेरिएबल बना दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ और मैं इसको C3 के अंदर डाल रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओ क्या ये स्टेटमेंट हमारी ठीक रहेगी? क्या ये काम करेगी? यस सर।
ओके, इज देयर एनीवन? किसी को अगर कोई भी डाउट हो कि ये हमारा प्लस वर्क करेगा या नहीं करेगा? सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर हमारा काम नहीं करेगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो मैं रीज़न को एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा प्लस ऑपरेटर करता क्या है? प्लस ऑपरेटर की हमारी जितनी भी कोडिंग है वो हमारी सारी कंपाइलर के अंदर हो रखी है। ठीक है, प्लस ऑपरेटर क्या करता है? लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो दोनों हमारे क्या हैं? इंटीजर टाइप के हैं। तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा? वो देखेगा कि दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की हैं और फाइनली एक हमारा जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू ही C3 के अंदर डाल देगा। और हाँ, तो यहाँ पर अगर मान के चलो हमारी फ्लोट टाइप की वैल्यूज हैं दोनों, तो इंटीजर ऑपरेटर क्या करेगा? वो देखेगा कि दोनों वैल्यूज जो हैं फ्लोट टाइप की हैं और उनका एडिशन करके वो C3 के अंदर डाल देगा। तो इट मीन्स प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है? हमारा जो यहाँ पर उनके ऑपरेंड्स हैं उनका डेटा टाइप देख रहा है। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर जो हमारा C2 का डेटा टाइप है वो क्या है? वो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है, और C1 भी हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। नाउ जो हमारे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर ये सारे डेटा टाइप्स हैं, उनकी तो ये सारे होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इन सब का जो है हमारे जो प्लस ऑपरेटर है उसको इन सारे डेटा टाइप्स का पता होता है, क्योंकि इन सब की कोडिंग पहले से ही हो रखी होती है। ये सारे होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर जो कॉम्प्लेक्स को है हमने खुद से डिफाइन करा है। कैसे? एक क्लास कीवर्ड लगा के कॉम्प्लेक्स का एक डेटा टाइप बना के। तो अभी हमारा जो प्लस ऑपरेटर है इसको नहीं पता कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। वो इसको एज अ एरर थ्रो करेगा और C2 और C1 की वैल्यू को डायरेक्टली प्लस नहीं करेगा। हमारे पास एक तरीका है सिंपल प्लस ऑपरेटर लगाकर इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कराने का, वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। वो आएगा हमारा आने वाले फर्दर लेक्चर्स में। बट नाउ अगर मान लिया हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज प्लस करानी है तो वो हम कैसे कराएं? उसके लिए हम जो है अपना कुछ फंक्शंस डिफाइन करेंगे अपने कोड के अंदर। नाउ यहाँ पर मैंने सेट डेटा बना दिया, यहाँ पर मैंने एक शो डेटा बना दिया। लेट्स सपोज अगर मान लिया मैंने इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? एक ऐड नाम का जो है फंक्शन बनाता हूँ। क्या? यहाँ पर एक ऐड नाम का जो है मैं फंक्शन बनाता हूँ। नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने ऐड फंक्शन को राइट कर देता हूँ। कैसे होगा कि हमारा जो C1 है, C1 कॉल करेगा इसको, ऐड फंक्शन को, और उसके अंदर पास करेंगे हम C2 की वैल्यू। इसको आप रीड करना सीख लो कैसे करते हैं। ऐड जो है वो फंक्शन है, क्या किसके अंदर बनाया है हमने? हम बनाएंगे अभी कॉम्प्लेक्स जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम बनाएंगे अभी ऐड नाम का फंक्शन। C1 जो है ऐड को कॉल कर रहा है और उसके अंदर पास क्या कर रहा है? C2। कहने का मतलब हमारा पास जो हो रहा है वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है और हमारा जो रिटर्न होगा वो भी हमारा क्या है? C3 हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू जाएगी, तो हमारा रिटर्न भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टाइप का एलिमेंट। नाउ सबसे पहले जो हमने रिटर्न करना है उसका टाइप हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो हम फंक्शन बनाएंगे वो हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स टाइप का। अगर हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होती तो हम इंटीजर टाइप का बनाते थे। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू है तो हम कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टाइप है, नेम है हमारा ऐड, और उसके बाद वैल्यू कौन सी इसके अंदर पास हो रही है? वो भी हमारी कॉम्प्लेक्स टाइप की ही पास हो रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स टाइप का लेट्स सपोज में वैल्यू है, मैं C बना देता हूँ एक, उसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स टाइप का ही एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया जिसको मैं नाम दे देता हूँ टेम्प, अपना एज अ टेम्परेरी की शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद नाउ यहाँ पर अगर मैंने फंक्शन बनाया है और टेम्पलेट नाम का अगर वेरिएबल बनाया है, तो टेम्पलेट का जो A और B है मैं उसको यहाँ पर मैं डायरेक्टली A और B को एक्सेस कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? हमारा टेम्प का जो A है उसके अंदर क्या डाल देता हूँ? हमारा जो A है, सबसे पहले A जो हमारा यहाँ पर A आ रहा है, उसके बाद मैं इसके अंदर प्लस करता हूँ क्या? मैं इसके अंदर प्लस करता हूँ C.A की वैल्यू। अब यहाँ पर आप एक बार दोबारा देख लो,
ये ए जो है ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल का ए है, ठीक है। और ये कौन सा ए है, ये हमारा क्लास वाला ए है। क्लास वाला ए मीन्स यहाँ पर हमने C1 नाम से बनाया था एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर हमने ऐड फंक्शन को कॉल करा है। तो ये वाला जो ए है ये हमारा C1 का ए है, और जो हमने वैल्यू रिट्रीव करी C के अंदर जो कि हमने C2 पास करा था, तो ये वाला जो ए है वो C2 का ए है। सिमिलरली यहाँ पर मैं जो टेम्प का बी बनाऊंगा उसके अंदर मैं बी प्लस सी डॉट बी लिखूंगा। इस तरीके से मैंने क्या है, जो भी हमारा जो एडिशन है वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं। RETURN रिटर्न क्या कराना है हमें, टेम्प वेरिएबल। लास्ट में हम टेम्प वेरिएबल को रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा C3 क्या है, वो जो हमारा टेम्प वेरिएबल है वो हमारा C3 के अंदर ऐड हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकता है। आई थिंक नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने C1 डॉट सेट डेटा बनाया, तो हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं C3 के अंदर भी डाल देते हैं, तो सॉरी C2 के अंदर, और लेट्स सपोज यहाँ पर 3 4, और मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर देता हूँ 5 और इसके अंदर 6, 2 वैल्यू ऐड कर देता हूँ। और शो डेटा फिलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और शो किसका करना है, मैं C3 का डेटा जो है वो शो करना चाहता हूँ। तो C3 डॉट शो डेटा मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो जो हमारी C3 के अंदर वैल्यू होगी वो ये जो है हमें शो कर देगा। अपना प्रोग्राम सेव करता हूँ, यहाँ से कंपाइल करता हूँ। एक एरर इसने डिटेक्ट करी है, हमें C2 लगाना है। ओके, कंपाइल करा, मेरा कोड कंपाइल हो गया। उसके बाद मैं अपने कोड को रन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ए और बी की जो वैल्यू है वो 8 और 10। हम रीचेक कर लेते हैं, 5 और 3 हमारा टोटल 8 बनता है, 6 और 4 हमारा टोटल बनता है 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे कोड ने जो है सक्सेसफुली जो हमारा फंक्शन है, ऐड फंक्शन जो हमने बनाया था वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर रन कर रहा है विदाउट एनी इशू। नाउ इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि हम कैसे एक जो हम वैल्यूज ऐड करानी है वो हम ऐड फंक्शन बनाकर हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। वो तो ठीक है सर, लॉजिक समझ नहीं आया। लॉजिक आपको समझ नहीं आया, चलो एक नहीं बार सर। दोबारा से रिवाइज कर देते हैं जितना अभी हमने करा। ये ऐड वाला लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट भी है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसलिए मैं दोबारा ही क्लियर कर रहा हूँ आप सभी को। हमने सबसे पहले देखा कि हमें C3 हमारा क्या है, C3 के हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो हमने क्या करा, हम रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू जो हमारी यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर हमारी वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स टाइप की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने C1 बनाया, हमने एक ऐड फंक्शन को कॉल करा। ऐड फंक्शन का क्या है काम, अब ऐड फंक्शन की आप यहाँ पे देखना, ऐड फंक्शन जो है हमारा कहाँ पर बना हुआ है, क्लास के अंदर बना हुआ है। तो कहने का मतलब जो हमारा C1 का जो A और B है वो इनडायरेक्टली ये ऐड फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है और C2 हम पास कर रहे हैं। इट मीन्स ऐड फंक्शन के पास हमारा C1 भी आ गया और C2 भी आ गया, वो दोनों चीज़ों को एक्सेस करके अपना काम परफॉर्म, जो भी उसका फंक्शन है वो उसको परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद हम अपने ऐड फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रिटर्न कर रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू, और इसके अंदर जो हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है इसके, वो भी हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिमिलरली एक टेम्प वेरिएबल बनाया, कौन सा, कॉम्प्लेक्स टाइप का, ताकि हमारा टेम्प के पास भी अपना एक ए और अपना एक बी हो। टेम्प का जो ए और बी वैल्यू है उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, C1 का ए और C2 का ए, दोनों की वैल्यू प्लस करके टेम्प के ए में डाल रहे हैं, और सिमिलरली टेम्प के बी में हम क्या डाल रहे हैं, C1 का बी और C2 का बी। तो यहाँ पर हमारा जो है टेम्परेरी उसके बाद वेरिएबल है उसको हम रिटर्न करा दे रहे हैं, और ये रिटर्न करा के कहाँ आ रहा है, ये हमारा C3 के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमने एक शो डेटा नाम का फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, C3 के अंदर जो भी हमारे ए और बी हैं उनकी वैल्यू को शो कर रहा है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, तो अब लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक ऑपरेटर के बारे में एक रीड करना है। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर जो है मैं हमारा वॉइड डेटा है, ये फंक्शन है, ठीक है।
मैं इस फंक्शन को क्या है, मैं चाहता हूँ मैं इस कॉम्प्लेक्स जो क्लास है ना इसके बाहर बनाना चाहता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं इसको बना सकता हूँ क्या बाहर? लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ क्या करा, यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चर की जो बॉडी है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और यहाँ पर मैंने इसको आई थिंक कट नहीं करा था, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर बॉडी के बाहर जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। नाउ अब मेरे को आप ये बताओ, क्या यहाँ पर जो है अगर मान लिया मैं शो डेटा यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ शो डेटा, तो ये क्या मेरे को ए और बी की वैल्यू जो यहाँ पर मैंने बनाई है प्राइवेट में, क्या ये इसको एक्सेस कर पाएगा? कोई भी आंसर कर सकता है। इज देयर एनीवन? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। चलो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर के बाहर क्या करा, शो डेटा नाम का एक ना वो बना दिया फंक्शन, ठीक है। और शो डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी ए है और बी वैल्यू है, ए और बी वैल्यू किसकी है? कॉम्प्लेक्स क्लास की, जो कि मैंने प्राइवेट के अंदर बना रखी है। क्या ये ए और बी वैल्यू एक्सेस कर पाएगा हमारी प्राइवेट की? नो सर, के अंदर है, फंक्शन के अंदर है क्या? नहीं, ये बाहर है हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर वो खत्म नहीं होता है। नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारी वैल्यूज को नहीं कर पा रहा। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस समय कि ये हमारा स्ट्रक्चर के बाहर भी रहे और वो क्या करे, हमारा ए और वैल्यू भी, ए और वैल्यू की जो इनपुट है वो भी करा ले, किसकी? जो हमने प्राइवेट के अंदर बना रखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पास भी हमारे लिए, उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका क्या है, ये फंक्शन जो है ना इसकी हम डेफिनेशन नहीं सॉरी डेक्लेरेशन, इस फंक्शन की जो डेक्लेरेशन है वो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? हमने क्या करना है, डेक्लेरेशन के लिए हमें जो भी हमारा सेम है वॉइड टाइप का फंक्शन है, उसके बाद हमने शो डेटा नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर क्या है, हमारी दोनों जो है इन टाइप की वैल्यू है, और ये लो जी, ये होगी हमारी इस फंक्शन की डेक्लेरेशन, जो कि हमने क्या कर दी, इस स्ट्रक्चर के अंदर कर दी, ठीक है। अब नाउ स्ट्रक्चर को तो पता चल गया कि यहाँ पर एक ना शो डेटा नाम का एक वो है, क्या है, फंक्शन है, और उसके अंदर दो इन टाइप की वैल्यू है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो शो डेटा है इसको इस समय अभी तक नहीं पता कि मैं जो है कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर डिक्लेयर हो चुका हूँ, और मेरे को क्या मैं इसकी वैल्यू ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, वो अभी भी कंफ्यूज है। उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स जो कीवर्ड है, जो हमने जिस नाम से अपनी क्लास बनाई है, यहाँ पर हम जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम डबल कॉलन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल कॉलन ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर इसको बताता है कि तू कॉम्प्लेक्स के अंदर ना डिक्लेयर हो चुका है, शो डेटा तू कॉम्प्लेक्स के अंदर डिक्लेयर हो चुका है, अब तू कॉम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन है, और जो भी तू उसके वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो उसका जो एक्सेस है वो ले चुका है, तू परफॉर्म कर सकता है कोई भी ऑपरेशन। वो बात अलग है कि तू कॉम्प्लेक्स के बाहर डिफाइन हो रखा है, लेकिन तू डिक्लेयर जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रखा है, तो इसलिए तू क्या कर सकता है, ए और बी जो कॉम्प्लेक्स के हैं वो तो यूज़ कर सकता है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। यस सर। जो हमारा डबल कॉलन ऑपरेटर है वो आपको शायद क्लियर होगा। ओके, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं। डबल ऑपरेटर का नाम सबसे पहले हम बता देते हैं, इसका नाम होता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो इसको डबल कॉलन भी आप कह सकते हो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये यूज़ कैसे होता है, सबसे पहला आप पॉइंट दे सकते हो, टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। अगर मान लिया यहाँ पर लेट्स सपोज मैं अपने यहाँ पर अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, कोई भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, लेट्स सपोज फंक्शन के अंदर मैं बनाता हूँ पब्लिक के अंदर इंट एक्स नाम का, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है मैं अपनी एक्स नाम की जो वेरिएबल है उसको इनपुट करा रहा हूँ। नाउ यहाँ पर अगर मान लिया मेरे को, यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ डबल कॉलन ऑपरेटर को, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को, कि वो बताने के लिए कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल की। अगर मैं डबल कॉलन या फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं यूज़ करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, तो वो क्या वैल्यू होगी हमारी नॉर्मल जो इसके अंदर पास हो रहा है, जो आर्ग्यूमेंट्स है। इसको कट कर देता हूँ। दूसरा, टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास, इसका हम एक एग्जांपल देख चुके हैं। एक क्लास के अंदर, एक क्लास के बाहर जो है मैं एक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तीसरा, टू एक्सेस द क्लास स्टैटिक वेरिएबल,
कि क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका फर्स्ट और थर्ड का हम एक बेटर एग्जांपल हमारे आने वाले कोड के अंदर देखेंगे। एक सेकंड का आपने एग्जांपल देख चुके हो। ओके, तो नाउ अब हमारे पास आते हैं कुछ टेक्निकल जार्गन्स। इसको आप ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्क्रिप्शन क्या होती है सबसे पहले तो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। काफियों को अभी भी डाउट आता है। हमने क्लास जो है एक कंपाउंड बना दिया है, हमने जो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एंटिटीज है उसको एक क्लास के अंदर हमने बाउंड कर दिया है। हमने उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जितनी भी डेफिनेशन, जिसकी भी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है कि उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, क्या उस ऑब्जेक्ट के हाल चाल है, वो सारे के सारे जो है हमारे क्लास के अंदर है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे क्लास का एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को, जो हमारी क्लास है, क्लास की वैल्यू हमारी तभी है जब हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। नाउ इंस्टेंस का मतलब क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे तभी हमारी जो क्लास की हम सारी प्रॉपर्टीज हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर पाएंगे। नाउ उसके बाद हमारे आते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स। जब भी हम क्या करते हैं, हमारा जो कोड है इसके अंदर हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा, ये हमने दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी नाम के। कई बार हम इसको क्या बोलते हैं, हम गलती से बोल देते हैं कि हमने क्लास में दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम ए है जिसका नाम बी है। बट नो, जो ए और बी हैं ये हमारे क्लास वेरिएबल्स नहीं है। क्लास वेरिएबल्स कुछ और होते हैं, वो हम आने वाले हमारे लेक्चर्स के अंदर देखेंगे क्या क्या होते हैं क्लास वेरिएबल्स। जो ये इंट ए और जो हमने बी वेरिएबल बनाए हैं इनको हम कहते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे तभी बनते हैं जब हम एक कॉम्प्लेक्स नाम के क्लास का एक जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब हम C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो हमारी ए और बी की वैल्यू की जो है मान्यता है। अगर हम C1 नाम का कोई भी वेरिएबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं तो हमारा यहाँ पर ए और बी की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर हमारा इंस्टेंस मेंबर फंक्शन भी इसी तरीके से डिफाइन होता है। ये जो हमने फंक्शंस बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, सेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पर हमने शो डेटा नाम का भी फंक्शन बनाया है। ये भी क्या है, हमारे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम इन शो डेटा को वगैरह को यूज नहीं कर सकते। इनका हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है शो डेटा का, ऐड का। अगर हम मान लिया कॉम्प्लेक्स टाइप का कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है नहीं बनाते हैं। और इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को हम कई बार एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर्स, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज कह देते हैं। और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को हम क्या कई बार कह देते हैं मेथड, प्रोसीजर, एक्शन, ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। नाउ एक चीज इसमें इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में ध्यान रखने वाली है, ऊप्स का हमारे पास एक रूल होता है। ऊप्स का हमारे पास एक रूल होता है क्या, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के थ्रू ही उसको करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक रूल है। नाउ अब आप काफ़ी लोग पूछेंगे कि ये ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, हमें तो नहीं पता। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्टेट से मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो यहाँ पर हमारा C1 है, उसके अंदर लेट्स सपोज हमने 3 और 4 पास कर रखा है। तो इस समय ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, उसके अंदर पड़ा हुआ जो भी चीज़ है, जो भी उसके फंक्शन है, वो उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर मान लिया ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज लाना है, लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे C1 नाम का ए के अंदर हमने 3 की जगह लेट्स सपोज हमने 5 पास करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, जो हमारे क्लास के इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होते हैं। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन का यूज करके ही लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा सेट डेटा है या फिर ऐड है, उनकी मदद से ही जो है हम जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को है वो चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारा फंक्शन जिसके अंदर हमने अपनी कोडिंग करी है उसके थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रूल होता है। उसके बाद एक हो गया हमारे पास स्टेट, दूसरी चीज होती है हमारे पास बिहेवियर। जितने भी हमारे यहाँ पर देख सकते हो फंक्शंस होते हैं, लाइक सेट डेटा है, यहाँ पर हमारा ऐड फंक्शन है, यहाँ पर हमारा शो डेटा है, इनको हम कहते हैं, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। एक होता है ऑब्जेक्ट की स्टेट, एक होता है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर।
स्टेट हमने डिस्कस कर लिया, जो भी हमारी अंदर जो भी हमारी वैल्यूज पड़ी होती हैं, जो भी हमारा जो उसके अंदर पड़ा होता है वो हम कहते हैं उसको ऑब्जेक्ट की स्टेट। बिहेवियर क्या होता है, जो भी हम फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज ऐड, सेट डेटा, शो डेटा, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, जो इनको कहते हैं बिहेवियर। इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं ऊप्स के रूल के मुताबिक हम इनकी मदद से ही, फंक्शन की मदद से ही जो ऑब्जेक्ट का कोई भी स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। स्टेट को चेंज करना इज सिंपली कॉल्ड एज बिहेवियर, कि हम कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक यह चीज़ आपको क्लियर होगी, ये दोनों चीज़ें। किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है। नो डाउट सर। आई थिंक नो डाउट। या उसके बाद एक चीज़ हम और देख लेते हैं इसके अंदर, वो हमारा क्या है, यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करा। काफ़ी बंदों का डाउट होता है जैसे कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को इसको क्लास बोल देते हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको हम क्लास नहीं बोलते हैं, इसको हम कहते हैं मेंबरशिप लेबल। इस बात का ध्यान रखना, ये सारी कन्वेंशंस हैं, ये आपको फाइनल वाइवा में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पूछने में। अगर आपसे पूछता है इंस्ट्रक्टर की मेंबरशिप वेरिएबल क्या होता है, तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स होता है हमारा मेंबरशिप वेरिएबल, और यहाँ पर जब हम क्लास कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं क्लास बनाना, जो हम फाइनल यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम क्या क्या कह सकते हैं वो हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर देख ही लिया है। हम यहाँ पर इसको मेथड, प्रोसीजर, वेरिएबल को हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर्स, फील्ड्स, प्रॉपर्टीज़, और जो हमारे फंक्शंस होते हैं इंस्टेंट नंबर फंक्शंस को, उनको हम कह सकते हैं मेथड्स, प्रोसीजर्स, एक्शन, ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। और इनको हम क्या कहते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल्स, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक पूछ सकता है। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक सबको क्लियर है। Very यस good, सर।